हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना के ऊपर, या फिर जिसे हम बोलते हैं द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, ये किन चीजों के बारे में बताती है, क्यों ये संविधान का हिस्सा है या फिर संविधान का हिस्सा नहीं है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, प्रीएम्बल को अभी तक कितनी बार अमेंड किया गया है। बहुत सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। क्लियर? इस वीडियो को मैं स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम पीसीएस तक के लेवल की कवर करूंगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर होगी बात? इससे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर इंट्रोडक्टरी वीडियो बना चुका हूं, लगभग 1 घंटे 4 मिनट की। उस वीडियो के अंदर हमने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखी, कंप्लीट डिटेल में इंट्रोडक्शन देखी कि संविधान होता क्या है, संविधान को बनाने का श्रेय किसे जाता है, संविधान सभा क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम लोग संविधान का पहला पन्ना, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रीएम्बल, उसे देखने वाले हैं। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, सबसे पहले प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, बड़े ध्यान से समझेंगे। क्लियर है? बड़े ध्यान से समझेंगे। नंबर 1, इट इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गाइडिंग पर्पस। देखिए, सबसे पहले यह संविधान की इंट्रोडक्शन देती है, यह संविधान का आइडिया बताती है कि हम लोग संविधान को बनाना कैसे चाहते हैं, उसका एक मसौदा तैयार करती है कि संविधान में क्या क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, मार्केट से जब आप एक बुक खरीदते हो तो बुक के पहले पन्ने पे लिखा होता है कि भाई हम लोग जो ये बुक है किन किन एग्जाम्स के लिए बना रहे हैं, किन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। वैसे ही संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना ही क्यों चाहते हैं, किन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है, और ये सारी बातें कहलाती हैं आपस में इकट्ठी होकर क्या, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली प्रीएम्बल क्या है? इट इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके कुछ अपने पर्पस हैं, उद्देश्य है, जो बताती है संविधान के आदर्शों के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, उसकी फिलॉसफी के बारे में, उसकी आत्मा के बारे में। हमारा जो प्रीएम्बल है भाई, वो बेसिकली 4 चीजों के ऊपर टिका हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द 4 अथॉरिटीज। 4 चीजों की अथॉरिटी पे हमारा जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, टिकी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर, नंबर 1, द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की अथॉरिटी क्या है, किस सोर्स से उसे अथॉरिटी मिलती है। तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, देखिए प्रीएम्बल की जो पहली लाइन है ना, वो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसकी पहली लाइन से ही पता चलता है कि संविधान अपनी शक्ति, अपनी अथॉरिटी भारत के लोगों से लेता है। द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान की जो अथॉरिटी है, शक्ति है, वो भारत के लोगों से आती है। पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि यह संविधान जो है किसी एक के द्वारा, किसी एक कास्ट के द्वारा, किसी एक अथॉरिटी के द्वारा नहीं है, पूरे भारत के लोगों को ध्यान में रखकर उनको समर्पित करके बनाया गया है। क्लियर होगी? दूसरा इसका पिलर क्या है? द नेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहां पर स्टेट का मतलब होता है अथॉरिटी, जो पावर में है, स्टेट में, सेंटर में, सरकार। ठीक है, कि जो हमारी अथॉरिटी है, हमारी गवर्नमेंट है, उसका अपना नेचर क्या होगा। इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज ये भारत को एक सोवरन यानी कि इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, इंडिपेंडेंट, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक घोषित करती है। देखो, नेचर ऑफ स्टेट से मतलब क्या है कि जो भी देश की सरकार होगी, ठीक है, वो एक सोवरन होगी, वो भारत को आजाद रखेगी, इंडिपेंडेंट रखेगी। वो सोशलिस्ट होगी, सोशलिस्ट का मतलब क्या है? उसका मेन मकसद समाजवाद होगा, पैसा या पावर नहीं होगा। सेकुलर होगा, वो धर्मनिरपेक्ष होगी। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि लोग अपने नुमाइंदे खुद चुन सकेंगे। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि भाई जो स्टेट का हेड है वो इलेक्टेड होगा, यानी कि चुना हुआ होगा। बेसिकली ये बताती है कि भाई प्रीएम्बल के अंदर ये बताया गया है कि हमारे देश का जो संविधान है उसकी नेचर क्या है। वो आजाद है, वो समाजवाद है, वो धर्मनिरपेक्ष है, वो गणतंत्र है, वो रिपब्लिक है। क्लियर होगी? तीसरी बात क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। अब उद्देश्य क्या है? पहले में हमने पढ़ा कि संविधान की अथॉरिटी लोगों से आती है, दूसरे में हमें पढ़ा संविधान की नेचर क्या है,
तीसरे में इसका उद्देश्य क्या है? यह भारत में रहने वाले हर एक इंसान को जस्टिस यानी कि न्याय, ठीक है, लिबर्टी यानी कि आजादी, इक्वालिटी यानी कि समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा, बराबर का अधिकार प्रदान कर दिया। क्लियर? ठीक है। इट प्रोवाइड्स जस्टिस यानी कि न्याय, इट प्रोवाइड्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा है कि भाई संविधान का जो मेन उद्देश्य है वो देश के हर नागरिक को बराबरी के अधिकार, आजादी, न्याय, ठीक है, बेस्ड ऑन सेक्स, रिलीजन, इन सारी बातों को साइड पे रख के, ठीक है, ये सारी चीजें जो है अनबेस्ड है, इन सारी चीजों को साइड पे रख के हर एक नागरिक को बराबरी का न्याय मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी। ये संविधान की जो है ऑब्जेक्टिव है जो प्रीएम्बल में बताया गया है। तीसरी चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई है, द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को एडॉप्ट कब किया गया? दैट इज 26 नवंबर 1949। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया या संविधान सभा के द्वारा पास किया गया, पर इट केम इनटू फोर्स, पर यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ था? ठीक 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को। बीच में 2 महीने के लिए क्यों डिले किया गया वो मैंने आपको बताया था। तो भाई इस स्लाइड से क्या क्वेश्चन बनता है? व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की इंट्रोडक्शन देती है, परिभाषा देती है, प्रस्तावना देती है। प्रीएम्बल के 4 पिलर है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जिसमें यह कहा गया है संविधान अपनी अथॉरिटी भारत के लोगों से लेता है। नेचर क्या है? धर्मनिरपेक्ष रहेगा, सेकुलर रहेगा, समाजवाद रहेगा, आजाद रहेगा, गणतंत्र रहेगा। उद्देश्य क्या है? सबको बराबरी का अधिकार दिया जा सके, आजादी दे सके, भाईचारा बढ़ाया जा सके। और डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949। अब क्वेश्चन क्या आता है, इन पॉइंट्स के ऊपर बड़ा ध्यान से समझ लेना है। अब भाई क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारत जो है एक गणतंत्र राज्य कब बना? तो इंडिया रिपब्लिक बना 26 नवंबर 1949। जिस दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया उसी दिन भारत क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया। व्हेन वाज इंडिया बिकम द रिपब्लिक कंट्री? सो इंडिया बिकम द रिपब्लिक ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर वाज ए पर्सन कॉल्ड एनके पालकीवाला। एनके पालकीवाला एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, ठीक है, लॉयर भी थे, जूरिस्ट भी थे, ठीक है, मतलब एक इंटेलेक्चुअल हुए हैं बहुत बड़े, बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे। तो एनके पालकीवाला ने संविधान के ऊपर, संविधान की प्रस्तावना के ऊपर, प्रीएम्बल के ऊपर एक कमेंट किया था। वो क्या था? इनका कहना था कि प्रीएम्बल जो है संविधान का एक आईडी प्रूफ है। समझ में आ गई? आईडी प्रूफ क्या होता है? किसी जगह के अंदर घुसने के लिए आपको एक आईडी कार्ड चाहिए होता है। तो बेसिकली हु सेड प्रीएम्बल इज द आईडी प्रूफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज एनके पालकीवाला, ठीक है। उसके बाद इनका क्या कहना था? द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान की इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या, वो आधार है प्रीएम्बल के स्पिरिट का। बेसिकली यहां पर कहने का मेन मकसद क्या है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ गिनवी चुनवी लाइनों में भारतीय संविधान की व्याख्या करूं तो आप प्रीएम्बल को पढ़ लो, भारतीय संविधान की व्याख्या होगी, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रीएम्बल, ठीक है जी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको यह बहुत क्लियरली बताया था कि भाई प्रीएम्बल का ओरिजिनल नेम ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन या ऑब्जेक्टिव विल है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आगे टेबल्ड किया था। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन क्या आ जाता है? व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द प्रीएम्बल? द ओरिजिनल नेम ऑफ द प्रीएम्बल वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन। जब तक ये पास नहीं हुआ था संविधान सभा के द्वारा तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन था। जैसे ही पास हो गया तो इसका नाम क्या पड़ गया? प्रीएम्बल। पहली वीडियो देख लो भाई, जरूरी है, ठीक है, ओके। और इसको पास किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, और जैसे ही पास किया इट अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल। आपको यह भी याद रखना चाहिए, क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ प्रीएम्बल? द ओरिजिनल नेम ऑफ द प्रीएम्बल वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेवोल्यूशन। किसने सबसे पहली बार आइडिया ऑफ प्रीएम्बल दिया? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है जी, क्लियर। आइडिया ऑफ प्रीएम्बल जवाहरलाल नेहरू ने किस कंट्री से बोरो किया? इट वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए, ठीक है। सबसे पहले बार जो प्रीएम्बल था वो यूएसए में, यूएसए के संविधान में था। हमने आइडिया ऑफ प्रीएम्बल जो है
वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किया है। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम द यूएसए बट द लैंग्वेज इन विच द प्रीएम्बल इज रिटन इज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आइडिया यूएसए से लिया गया, लेकिन वो भाषा, वो टोन कि किस भाषा में होगा, ठीक है, समर्पित होगा, ठीक है, दृढ़ता को होगा, आजादी को होगा, ये जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। क्लियर होगी? आइडिया किसने दिया? नेहरू ने। पहली वीडियो के अंदर ये सारा एक्सप्लेन किया है। अब अगली जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं वो आपके पेपर के लिए अति 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 महत्वपूर्ण है, तो कृपया उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या आता है पहला, कि क्या प्रीएम्बल को कभी अमेंड किया गया है? अमेंड का मतलब क्या होता है? संशोधन, बदलाव। जैसे कि मान के चलो कि भाई पहले जो वोटिंग एज थी, किसी बंदे को अगर इंडिया में सरकार के लिए वोट करनी है तो वो 21 साल थी, लेकिन बाद में वो वोटिंग एज 21 साल से हटाकर कितने साल कर दी गई? 18 साल। तो इसका मतलब यहां पर हमने संविधान के अंदर बदलाव किया, उस बदलाव को अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, कितना बदलाव कितना गया? 19वीं अमेंडमेंट बन जाएगी। क्लियर होगी बात कि नहीं? क्वेश्चन क्या था कि क्या प्रीएम्बल को कभी अमेंड किया गया है? यस, प्रीएम्बल को सिर्फ एक बार ही बदला गया है। प्रीएम्बल इज अमेंड ओनली वन टाइम। ठीक है, कब बदला गया या उसमें कब संशोधन किया गया? यह संशोधन प्रीएम्बल में किया गया 1976 के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीएम्बल को कितनी बार बदला गया? एक बार। कब बदला गया? 1976 के अंदर। अब इसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे। पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर, तीसरा इंटेग्रिटी। प्रीएम्बल को 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, जिसमें 3 शब्द ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 शब्द ऐड किए गए प्रीएम्बल के अंदर 42वीं अमेंडमेंट के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो 42nd अमेंडमेंट है इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लघु संविधान के तौर पर केड़ी अमेंडमेंट को जाना जाता है? 42वीं अमेंडमेंट। क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए थे संविधान के अंदर। वो सारे क्या थे वो हम आगे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कंप्लीट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बताऊंगा। तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है? आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया गया? यूएसए से। लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से। ओरिजिनल नाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, सबसे पहले इसको जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। कितनी बार अमेंडमेंट हुई है? एक बार। कितनी? 42nd अमेंडमेंट 1976। कितने शब्द ऐड किए गए? 3, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। यहां पर आप अपनी स्क्रीन के अंदर भाई लोगों देख सकते हो, दैट इज योर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले लाइन देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्वेश्चन आता है कि भाई प्रीएम्बल की ओपनिंग लाइन क्या है? पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद ये शब्द, ये ऑर्डर याद रखना है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आपको क्या करेंगे? 4 ऑप्शन दे देंगे, कभी सोशलिस्ट आगे कर देगा, कभी सेकुलर आगे कर देगा, कभी रिपब्लिक आगे कर देगा। कहेगा प्रीएम्बल में इसका सही ऑर्डर क्या है? तो पहले आएगा सोवरन, फिर आएगा सोशलिस्ट, ये याद रखने वाली बात है, 3 बार पीसीएससी में पूछा गया ये। ठीक है, फिर आएगा सेकुलर, फिर आएगा डेमोक्रेटिक, फिर आएगा रिपब्लिक। बस ये ऑर्डर याद रखना है आपको हर हाल में। उसके बाद यहां पर है जस्टिस, सबको न्याय मिलेगा, लिबर्टी, आजादी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रेटर्निटी मिलेगी। यहां पर आप जस्टिस पे जरा ध्यान दीजिए। जस्टिस, न्याय दिया गया है 3 चीजों के अंदर, सोशल समाज में, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक नीतियों के अंदर, पॉलिटिकल यानी कि राजनीति के अंदर। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो जस्टिस है प्रीएम्बल में वो किन 3 चीजों पे डिस्क्राइब्ड है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आगे बढ़ते हैं, यहां से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि नंबर 1 देखिए कि द प्रीएम्बल किस चीज से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसके बाद कुछ वर्ड हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जैसे सोवरन। सोवरन का मतलब होता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, आजाद मुल्क है। क्लियर? नेक्स्ट, सोशलिस्ट, समाजवाद, यानी कि सरकार जो है वो कभी भी फोकस नहीं करेगी, नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर और मनी। लोगों के बारे में पहले सोचेगी,
खुद के पैसे कमाने के या शक्ति के बारे में नहीं सोचेगी। ठीक है, होता इसका बिल्कुल विपरीत है, वो बात अलग है। सेकुलर का मतलब क्या है कि जहां पर स्टेट का, चुनी हुई सरकार का अपना कोई रिलीजन नहीं होता, या फिर ये कह लीजिए वेयर एवरी रिलीजन इज इक्वल। बेसिकली देखो सेकुलर जो शब्द है ना, उसका मतलब क्या होता है, वेयर स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन, जिथे चुनी हुई सरकार दा कोई धर्म नहीं हैगा। ठीक है, मतलब कि ਉਹਦੇ सामने धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं हैगी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सैकुलर कहने हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि पीपल आपके नुमाइंदे खुद चुनते हैं। क्लियर होगी, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने नुमाइंदे खुद चुनते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या है, अब देखो मैं ध्यान से समझाता हूं। हम लोग क्या करते हैं, एमएलए चुनते हैं। ये समझ लो कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, मान लो ये जलंधर है, जलंधर के लोगों ने वोटिंग करके क्या किया, एमएलए चुना। ठीक है, एमएलए चुना अपना। क्लियर होगी बात, एमएलए चुना। हर एक डिस्ट्रिक्ट से एमएलए आएंगे, अलग अलग जगहों से, डिस्ट्रिक्ट से, सिटियों से एमएलए आएंगे। वो एमएलए अपने में से एक बंदा चुनेंगे, वो जाकर क्या बनेगा, सीएम। तो हम लोगों ने अपना नुमाइंदा चुना, संगरूर से हम लोगों ने चुना, आपने जलंधर से चुना या किसी और जगह से चुना, हमने अपना नुमाइंदा चुना और उन चुने हुए नुमाइंदों ने अपने में से एक नुमाइंदा चुना। ठीक है, तो जब हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं वो होती है डेमोक्रेटिक, लेकिन हमारे द्वारा चुने हुए नुमाइंदे जब अपना एक नुमाइंदा हेड चुनते हैं उसको बोलते हैं रिपब्लिक। क्लियर होगी बात। इंटेग्रिटी का मतलब क्या हो गया, ब्रदरहुड, भाईचारा, एकता, यूनियन, यूनिटी। क्लियर होगी बात। तो भाई प्रियम्बल की ओपनिंग लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोवरन का मतलब इंडिपेंडेंस, सोशलिस्ट का मतलब कि पावर के ऊपर फोकस नहीं है, मनी के ऊपर नहीं है, समाजवाद के ऊपर है। सेकुलर का मतलब वेयर स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन। डेमोक्रेटिक का मतलब लोगों के द्वारा नुमाइंदे चुने जाएंगे। रिपब्लिक का मतलब लोगों द्वारा चुने गए नुमाइंदों के द्वारा चुना गया एक मुखिया। इंटेग्रिटी का मतलब ब्रदरहुड। अब अगली तीन बातें पिछली स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर लास्ट वाले ये तीन चीजों पे देखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसको मास्टर कैडर बोलते हैं। ये क्वेश्चन मास्टर कैडर में इतनी बार पूछा गया ना, जो मैं अभी बताने वाला हूं। जैसे कि जस्टिस है, ये जस्टिस किन तीन चीजों में है, सोशल में, इकोनॉमिक में और पॉलिटिकल में। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे संविधान का 25% हिस्सा अलग अलग देशों से क्या है, बोरोड है, यानी कि बोरो किया गया है, कॉपी मारा गया है। तो ये प्रियम्बल के अंदर जो जस्टिस नाम का शब्द है, ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है, जो कि 1917 में आया था। सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, जस्टिस फॉर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम, इट इज बोरोड फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन क्रांति के तहत लिया गया, और रशियन क्रांति कब आई, 1917 में। नेक्स्ट के जो तीन शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन तीनों को हमने लिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से, यानी कि फ्रांस की क्रांति से ये इंस्पायर्ड है, जो कि फ्रांस में आई थी 1789 के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जस्टिस किसमें, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में, रशियन रेवोल्यूशन से आया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहां से आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। आखिरी जो मैं चीज बता रहा हूं, ठीक है, वो ध्यान से समझिएगा। प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट 1976। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिकेबल इन नेचर है। प्रियम्बल जो है नॉन जस्टिकेबल इन नेचर है। ध्यान से समझना, नॉन जस्टिकेबल का मतलब क्या है। नॉन जस्टिकेबल का मतलब क्या है, आप इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी भी कोर्ट के अंदर, ठीक है, किसी भी न्याय की अदालत के अंदर इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये सबो मान्य है, सबो प्रिय है। जैसे मान लीजिए किसी के घर चोरी होगी, किसी की जमीन दबा ली, तो आप क्या करेंगे, केस कर देंगे कोर्ट के अंदर। लेकिन प्रियम्बल को लेके यू कैन नॉट केस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, उसको बोलते हैं नॉन जस्टिकेबल इन नेचर। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी नॉन जस्टिकेबल इन नेचर होते हैं। संविधान के अंदर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनको किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया, मतलब उसमें आप नॉन जस्टिकेबल मान के चलेंगे उसकी नेचर को। जैसे कि प्रियम्बल हुआ, डीपीएसपी हुआ। डीपीएसपी पहली वीडियो देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब भाई दो केस हैं जो प्रियम्बल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दी गई थी। दोनों के ईयर पूछते हैं 130%। ठीक है, इसको बोलते हैं द लैंडमार्क केस ऑफ प्रियम्बल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय जिसका मुख्य ऑफिस दिल्ली में है, प्रियम्बल के ऊपर दिए गए दो जजमेंट। सबसे पहला जजमेंट है बेरूबरी यूनियन केस। बेरूबरी यूनियन केस 1960 में आया था।
बेसिकली बैरूबरी यूनियन केस है क्या, मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, यहां पर अपने जो है बांग्लादेश है और यहां पर वेस्ट बंगाल है। बांग्लादेश जो है 1972 में बना था, उससे पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं, मतलब पाकिस्तान था। तो भाई एक गांव था जो कुछ हिस्सा जिसका हमारे पश्चिम बंगाल में पड़ता था, वेस्ट बंगाल में जो इंडिया का हिस्सा है, और कुछ हिस्सा उस समय के पाकिस्तान में पड़ता था, और उस गांव का नाम था बैरूबरी यूनियन केस। उससे रिलेटेड एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए प्रियम्बल में लिखी हुई बातें संविधान में मान्य नहीं है, लागू हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो संविधान का हिस्सा नहीं है। ये 1960 में बैरूबरी यूनियन केस आया था। क्लियर, ठीक है। इसके अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि 1960 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1958 में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस समय इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान के थे फिरोज खान नून, NWN नून, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेहरू नून एग्रीमेंट, 1958। ये बैरूबरी विलेज को लेके हुआ था कि ये किसके पास रहेगा। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? बस आपको याद रखना है कि बैरूबरी यूनियन केस कब हुआ, 1960 में, जिसमें यह कहा गया था प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 में फिर से एक केस आया, जिसको बोलते हैं केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशव नंदा भारती एक बंदा था, उसने अपनी ही चुनी हुई सरकार केरला गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट को पलट दिया, ठीक है। पिछला जजमेंट कहता था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 1973 में केशव नंदा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जो है, वो भारत के संविधान का हिस्सा है। अब इसके लिए उन्होंने क्यों कहा कि प्रियम्बल भारत का हिस्सा है? उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का था, संविधान सभा था, ठीक है। जिन तरीकों से कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उन्हीं तरीकों से और उन्हीं लोगों के द्वारा प्रियम्बल बनाया गया। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया, उन्हीं लोगों ने प्रियम्बल को पास किया, इसलिए प्रियम्बल किसका हिस्सा है? कॉन्स्टिट्यूशन का। तब से लेकर आज तक प्रियम्बल को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है, बस ये याद रखना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेते हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और प्रियम्बल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इस तरीके के क्वेश्चन को ना जरा ध्यान में पढ़ा करो। जब मैं टेस्ट डालता हूं तो मैं देखता हूं नॉट ट्रू पूछा है, बच्चे ट्रू वाले लगा लेते हैं, फिर मेरे से डाउट पूछते रहते हैं। पहला कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को इंप्लीमेंट हुआ था? यस, ठीक है। ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, इस दिन अडॉप्ट हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। याद रखें, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पास किया गया था, ठीक है, उसे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इंप्लीमेंट, जिसको लागू बोलते हैं हिंदी में, लागू 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर होगी? दूसरा, तो मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द सेक्युलर वर्ड जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया। बिल्कुल जी, आपको बताया कि 42वें अमेंडमेंट में 3 शब्द ऐड किए हैं, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी, तो ये सही है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुई थी, बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस है वो हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। बिल्कुल जी, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो ये भी सही है। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही नहीं है तो वो है ए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर? धर्मनिरपेक्ष का असली मतलब क्या है? देखिए, वैसे हमारे संविधान में इसका मतलब बताया गया कि ऑल रिलीजन इन द स्टेट गवर्नमेंट और इन द आई ऑफ एनी गवर्नमेंट इज इक्वल। चुनी हुई सरकार के प्रपक्ष में, निगाह में सारे धर्म बराबर हैं, लेकिन एक्चुअल में सेक्युलर का मतलब होता है कि वेयर द इलेक्टेड गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रिलीजन। तो इसका आंसर आएगा ए। क्लियर? तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ए, ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल। भारतीय संविधान ने प्रियम्बल को कहां से बोरो किया है? तो ये बोरो किया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर होगी बात? थैंक यू सो मच।